तो आज के इस डीप डाइव में हम उन चरम भौगोलिक क्षेत्रों के विज्ञान को समझेंगे जिन्हें हम आमतौर पर सिर्फ एक शब्द में समेट देते हैं, और वो शब्द है रेगिस्तान। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना, वो इसी रेगिस्तान शब्द के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मतलब रेगिस्तान बोलते ही दिमाग में क्या आता है? वही रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, चिलचिलाती धूप और पानी की तलाश में भटकते हुए ऊंट। ज्यादातर लोगों की मानसिक छवि यही होती है। सही बात है। लेकिन अगर हम इन स्रोत सामग्रियों का वैज्ञानिक नजरिया देखें तो रेगिस्तान की असली परिभाषा में गर्मी या रेत का होना कोई जरूरी शर्त है ही नहीं। एक सेकंड रुकिए, तो क्या बर्फ से जमा हुआ कोई एकदम सफेद इलाका भी रेगिस्तान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये तो रेगिस्तान की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब फिर हम इसे रेगिस्तान क्यों कहेंगे? क्योंकि रेगिस्तान की जो असली पहचान है वो गर्मी नहीं है, वो है शुष्कता यानी एरिडिटी। कोई भी ऐसा विशाल क्षेत्र जहां बारिश न के बराबर होती हो, जहां पानी की कमी हो, हाँ, जहां वनस्पतियां बहुत ही कम हो और जीवित रहने के लिए पानी का भीषण संघर्ष हो, वो रेगिस्तान है। अब तापमान के आधार पर ये बेहद गर्म भी हो सकते हैं और हड्डियों को कंपा देने वाले ठंडे भी। अच्छा, यानी मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, जहां जल नहीं वहां जीवन बहुत कठिन है। एकदम सही। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी है। हम ये समझेंगे कि जब प्रकृति पानी छीन लेती है तो चाहे वो झुलसाने वाली गर्मी हो या जमाने वाली सर्दी, वहां का पर्यावरण और इंसान खुद को कैसे ढालते हैं। बिल्कुल, पारिस्थितिकी का ये सबसे कठोर नियम है। पानी की कमी हर जीवित चीज को नए तरीके खोजने पर मजबूर कर ही देती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े ओवन से करते हैं, सहारा मरुस्थल। हाँ, सहारा। जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में हैरान कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत बहुत विशाल है। हाँ, इसे अगर हम थोड़ा समझने के लिए तुलना करें तो भारत जैसे बड़े देश का कुल क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी सहारा मरुस्थल पूरे भारत से लगभग 2.5 से 3.25 गुना ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, ये कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसने उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर रखा है। हाँ, अफ्रीका के नक्शे पर ये एकदम साफ दिखता है। ये इतना विशाल है कि पूरे 11 अलग-अलग देशों की सीमाओं को छूता है, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली। इतने सारे देश। हाँ, मॉरिटानिया, मोरक्को, निजर, सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि राजनीति भी इसी मरुस्थल की शर्तों पर तय होती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। जब हम इतने विशाल मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो क्या ये सच में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ रेत ही रेत है, जैसे किसी समंदर में सिर्फ पानी होता है? ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। सहारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल पथरीला है। पथरीला मतलब रेत नहीं है वहाँ? हर जगह नहीं। यहाँ बजरी के विशाल मैदान हैं और ऐसे नग्न चट्टानी पठार भी हैं जिनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक पहुंच जाती है। अरे वाह, 2500 मीटर! वाह, ये तो किसी पहाड़ जैसा हो गया। बिल्कुल। और इन चट्टानों पर न तो कोई मिट्टी होती है और ना ही कोई वनस्पति, तो ये सूरज की किरणों के सामने पूरी तरह से खुले रहते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो चट्टानी सतह है ये वहाँ के तापमान को और भी खतरनाक बना देती होगी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो ये चट्टाने तो एकदम आग की तरह तपने लगेंगी। मैंने पढ़ा था कि 1922 में लीबिया के अल अजीजिया में रिकॉर्ड 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। 57.7 डिग्री, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी गर्मी तो इंसान के शरीर का सारा पानी कुछ ही घंटों में सुखा सकती है। सही कहा आपने। और यही इन चट्टानों और रेत का विज्ञान है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे दैनिक तापांतर यानी डायरनल टेम्परेचर रेंज कहते हैं।
अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, रेत और नग्न चट्टानों की जो थर्मोडायनामिक्स होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो सूर्य की गर्मी को बहुत तेजी से सोख लेते हैं। तो दिन के समय किरणें सीधे इन्हें तपाती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है स्थिति एकदम पलट जाती है, क्योंकि वहां हवा में नमी बिल्कुल नहीं है और आसमान एकदम साफ होता है। तो दिन भर जो गर्मी सोखी गई थी वो रात में सीधे अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। ओ, तो कोई ग्रीन हाउस प्रभाव जैसा कुछ नहीं होता जो गर्मी को रोक सके? बिल्कुल नहीं। और इसी का नतीजा होता है कि रात का तापमान बहुत तेजी से गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। मतलब दिन में ओवन और रात में फ्रीजर। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति होती है। ऐसे में तो जीवन का पनपना संभव सा लगता है। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक और बहुत बड़ा आश्चर्य छुपा है। सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। मेरे तो ये एक बहुत बड़ा आहा पल था। शोध से और गुफाओं में मिले कुछ प्राचीन चित्रों से ये साबित हुआ है कि सहारा कभी नदियों, मगरमच्छों, हाथियों और शेरों से भरा हुआ एक हरा भरा मैदान था। ये पर्यावरण विज्ञान का एक बहुत ही अहम और चौंकाने वाला सबक है। पृथ्वी की धुरी में जो बदलाव हुए और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसूनी हवाओं की दिशा ही बदल गई। तो मतलब पानी आना बंद हो गया? हाँ, हजारों साल पहले जो नदियां वहां बहती थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी, हरियाली खत्म हो गई और एक पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र आज के इस बंजर रेगिस्तान में बदल गया। ये दिखाता है कि पृथ्वी पर कोई भी भूगोल हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। बिल्कुल। और आज जो जीवन वहां बचा है ना, उसने इस कठोर बदलाव को अपना लिया है। वनस्पति के नाम पर अब वहां कैक्टस, खजूर और बबूल जैसी चीजें ही बच गई हैं। और अगर हम कैक्टस के विज्ञान को समझें तो उसने पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लिया है ताकि वाष्पीकरण ना हो। सही कहा। और वो अपनी मोटे के निवट पानी जमा करके रखता है। ठीक यही तरीका वहां के जीवों ने भी अपनाया है। ऊंट को ही ले लीजिए, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अपने खूबड़ में वसा यानी फैट जमा करता है। अच्छा, तो वो फैट होता है? हाँ, जिससे वो जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी में बदल सकता है। और बाकी जानवर जैसे लकड़बड्ढा, सियार, लोमड़ी और खास तौर से बिच्छू और सांप, ये दिन की भयंकर गर्मी से बचने के लिए गहरी रेत या चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं। तो वो दिन में बाहर ही नहीं आते? नहीं, वो पूरी तरह से निशाचर यानी नॉक्टर्नल बन गए हैं। वो केवल रात के ठंडे तापमान में ही शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। ये तो हुई जानवरों की बात, लेकिन इसी रेगिस्तान के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां खेती होती है, जिन्हें मरुद्यान या नखलिस्तान, जिसे इंग्लिश में ओएसिस कहा जाता है। नखलिस्तान? सर बताऊं तो बचपन में मैंने हमेशा सोचा था कि नखलिस्तान कोई जादुई तालाब होते हैं जो अचानक से रेगिस्तान में प्रकट हो जाते हैं। ज्यादातर कहानियों में इसे ऐसे ही दिखाया जाता है। हाँ। लेकिन इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बिल्कुल वैज्ञानिक है। होता क्या है कि जब लगातार चलने वाली तेज हवाएं किसी एक जगह से रेत को उड़ाती रहती है तो वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा या गर्त बन जाता है। और जब वो गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि वो जमीन के नीचे मौजूद जल स्तर यानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल को छू ले, तब वो भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। तो पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। हाँ, और ये पानी उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। फिर इसी नखलिस्तान के चारों ओर लोग बल जाते हैं और खजूर, चावल और गेहूं जैसी फसलें उगाते हैं। मतलब जीवन उसी के इर्द गिर्द पनपने लगता है। बिल्कुल। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास को ही देख लीजिए, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो नील नदी की घाटी और ऐसे ही उपजाऊ नखलिस्तानों की ही देन है। लेकिन ये जो उनका पारंपरिक खाना बदोश जीवन है वो अब तेजी से बदल रहा है। जब से अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों में जमीन के नीचे काला सोना यानी पेट्रोलियम मिला है। हाँ, तेल ने तो सब कुछ बदल दिया है। बिल्कुल। तेल और लोहा, फास्फोरस जैसे खनिज मिलने से यहाँ का पूरा नजारा ही बदल गया है। अब ऊंटों के कारवां की जगह ट्रकों ने ले ली हैं। और जो स्थानीय तुआरेग जनजाति कभी पूरी तरह खाना बदोश थी, वो अब विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड का काम कर रही है। ये आधुनिकता और प्रकृति के बीच का एक नया समझौता लग रहा है। आप सही कह रहे हैं। जब किसी क्षेत्र में खनिज मिल जाता है और खासतौर पर तेल, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था उस एकांत इलाके को भी दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ी देती है। ऊंची इमारतें और आधुनिक सड़कें अब इस प्राचीन रेगिस्तान का हिस्सा बन रही हैं। तो चलिए अब इस झुलसाने वाली गर्मी और रेत से बाहर निकलते हैं और एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव करते हैं।
चलते हैं सीधे भारत के उत्तरी हिस्से में। यानी पहाड़ों की तरफ। हाँ, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में स्थित वृहत हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख का जो भूगोल है और इसकी जो स्थिति है वही इसे इतना खास और चरम बनाती है। आप देखिए, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में जास्कर पर्वत, और इन दोनों विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक बीच में बसा है लद्दाख। और यहीं से भारत की एक बहुत प्रमुख नदी भी तो निकलती है ना? बिल्कुल, सिंधु नदी जिसे इंडस भी कहते हैं वो यहीं से बहती है, और यहाँ रेत के टीलों की बजाय आपको बर्फ से बनी विशाल नदियां मिलेंगी, जिन्हें हिमानिया या ग्लेशियर कहा जाता है। हाँ, जैसे कि ग्रैंगरी हिमानी। और लद्दाख शब्द का अर्थ भी इसकी इसी भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करता है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा यानी माउंटेन पास, और दाख का मतलब है देश। तो लद्दाख का मतलब हुआ ऊंचे पहाड़ी रास्तों का देश। इसे खापाचान भी कहा जाता है। खापाचान? हाँ, जिसका सीधा सा अर्थ है हिम भूमि या बर्फ की जमीन। और यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि एक ठंडी जगह रेगिस्तान कैसे हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, लद्दाख की ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक है। अब इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी विरल या कहें पतली हो जाती है कि उसका दबाव बहुत कम हो जाता है। और इसी पतली हवा का नतीजा वो भयानक स्थिति है जिसका हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में मेरा मतलब है इस चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था। वो सनबर्न और फ्रॉस्टबाइट वाली स्थिति। हाँ, एक ही समय पर सनबर्न और फ्रॉस्टबाइट, ये सच में विज्ञान का बहुत ही अनोखा और खतरनाक रूप है। ये भौतिकी का एक सीधा सा नियम है। हवा इतनी पतली होती है कि वो सूर्य की ऊष्मा को फिल्टर ही नहीं कर पाती, इसलिए जो हिस्सा धूप में है वहां त्वचा सीधे झुलसने लगती है। बाप रे। वहीं दूसरी ओर हवा इतनी पतली है कि वो ऊष्मा को रोक कर भी नहीं रख सकती। तो छाया वाले हिस्से में गर्मी नहीं पहुंचती? बिल्कुल नहीं। इसलिए छाया वाले हिस्से में तापमान सीधे 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। दिन में भले ही तापमान 0 से थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन रात में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और सर्दियों में? सर्दियों में तो ये हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ये तो हुई ऊंचाई और पतली हवा की बात, लेकिन इसे शुष्क क्या चीज बनाती है? यहाँ बारिश क्यों नहीं होती है? ये एक अच्छा सवाल है। अगर हम इसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करें जो हम रोज देखते हैं, तो ये ऐसा है जैसे एक बहुत ऊंची दीवार के पीछे खड़े होना, जहां हवा तो आ रही है लेकिन पानी दीवार के उस पार ही गिर गया। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। इसे भूगोल में वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया का प्रभाव कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ वो दीवार कौन सी है? यहाँ हिमालय पर्वत उसी विशाल दीवार का काम करता है। जब समुद्र की ओर से नमी से भरी मानसूनी हवाएं आती हैं, तो हिमालय उन्हें रोक लेता है। हवाएं पहाड़ से टकराकर उस पार ही सारी बारिश कर देती हैं, और जब तक वे हवाएं पहाड़ को पार करके लद्दाख के हिस्से में पहुंचती हैं, उनका सारा पानी खत्म हो चुका होता है। ओह, तो बादल खाली हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से यहाँ साल भर में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब जाहिर है जब बारिश ही नहीं होगी तो वनस्पति भी कम ही होगी। सहारा की तरह यहाँ भी बड़े बड़े जंगल नहीं है। हाँ, हरियाली बहुत सीमित है। केवल नदियों और घाटियों के किनारे जहाँ बर्फ पिघलने से जमीन में थोड़ी नमी आ जाती है, वहाँ शरपत, जिसे इंग्लिश में विलो कहते हैं, और पॉपुलर के उपवन पाए जाते हैं। और ये शरपत या विलो का पेड़ अर्थव्यवस्था और खास तौर पर खेल की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे स्रोत से ये तथ्य जानकर बहुत मजा आया कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्ले इसी शरपत पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। जी हाँ, ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी है कि उनके पसंदीदा बल्ले इस कड़ाके की ठंड वाले रेगिस्तान के पेड़ों से आते हैं। विलो की लकड़ी अपनी मजबूती और हल्केपन के कारण क्रिकेट बैट बनाने के लिए एकदम सही मानी जाती है। इसके अलावा गर्मियों के छोटे से मौसम में यहाँ सेब, खुबानी और अखरोट भी उगते हैं। लेकिन यहाँ के वन्यजीवन के बारे में स्रोत में एक बहुत ही गंभीर बात लिखी है। हाँ, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ जंगली बकरी, भेड़ और याक पाए जाते हैं। याक तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, दूध, पनीर, मक्खन, मांस और खाल के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक और जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है, वो है चीरू, जिसे तिब्बती एंटीलोप भी कहा जाता है। हाँ, चीरू। मैंने पढ़ा है कि इसका शिकार मुख्य रूप से शाहतूश ऊन के लिए किया जाता है। सही कहा।
शाहतूश को दुनिया की सबसे बेहतरीन, हल्की और बेहद गर्म ऊन माना जाता है। ये ऊन इतनी ज्यादा बारीक होती है कि पूरी की पूरी शॉल एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से गुजर सकती है। वाकई। एक अंगूठी से। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से इस ऊन को हासिल करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें इस जानवर की जान बच सके। इसे मारे बिना ऊन नहीं निकाली जा सकती। ये तो बहुत दुख की बात है। इसी ऊन की भारी मांग के कारण इस जीव का इतना बड़े पैमाने पर शिकार हुआ कि इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। पर्यावरण और मानवीय लालच के बीच ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो अक्सर बिगड़ जाता है। सच में। अब अगर हम वहाँ की संस्कृति की बात करें तो इन कठिन परिस्थितियों ने यहाँ के लोगों को बहुत ही परिश्रमी और आत्मनिर्भर बनाया है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य रूप से मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं जिन्हें गोम्पा कहा जाता है, जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लमायुर्म, ये बहुत मशहूर हैं। हाँ, ये सिर्फ धार्मिक केंद्र ही नहीं है बल्कि वहाँ की शांत और आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रतीक भी हैं। और एक और बात, महिलाएं यहाँ समाज की बहुत मजबूत कड़ी हैं। हाँ, वे न सिर्फ घर और खेत संभालती हैं बल्कि दुकानें और छोटे व्यापार भी बहुत सफलतापूर्वक चलाती हैं। और उनकी यही मेहनत उन्हें सर्दियों के लिए तैयार करती है। सही कहा, क्योंकि सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि बाहर का कोई भी काम करना एकदम नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वे गर्मियों के उस छोटे से समय में ही जौ, आलू और मटर की खेती करके पूरे साल भर का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन अब तो लद्दाख भी बाकी दुनिया से तेजी से जुड़ रहा है। पर्यटन की वजह से। हाँ, पर्यटन अब यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। देश विदेश से लोग यहाँ के गोम्पा देखने, घास के मैदानों और ग्लेशियरों की सैर करने आते हैं। और अगर हम यातायात की बात करें तो ये जगह अब सड़क और वायुमार्ग से अच्छी तरह जुड़ गई है। मनाली लेह राजमार्ग इसका एक बेहतरीन और काफी रोमांचक उदाहरण है। वो सड़क जो बहुत ऊंचे दर्रों से गुजरती है। जी, ये रोहतांगला, बारालाचला, लुंगालाचला और टांगलांगला जैसे 4 प्रमुख और बहुत दुर्गम दर्रों से होकर गुजरता है। लेकिन ये राजमार्ग भी तो पूरे साल नहीं खुलता ना? नहीं, भारी बर्फबारी के कारण ये सड़क साल के ज्यादातर समय बंद ही रहती है और केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलती है। मतलब प्रकृति ही तय करती है कि कब जाना है। बिल्कुल, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि हम चाहे कितनी भी तकनीक विकसित कर लें, इन चरम भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकृति ही सर्वोपरि है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो ये 2 बिल्कुल विपरीत लेकिन एक जैसी दुनियाओं की कहानी है। कैसे? देखिए, एक तरफ सहारा है, उत्तरी अफ्रीका का धधकता हुआ गर्म रेगिस्तान, जहां 50 डिग्री से ज्यादा तापमान है, जहां लोग धूल और गर्मी से बचने के लिए भारी कपड़े पहनते हैं और जहां ऊंट और खजूर जीवन का आधार हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ लद्दाख है, भारत का बर्फीला ठंडा रेगिस्तान, जहां तापमान 40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े जरूरी हैं और जहां याक और शरपत के पेड़ जीवन को संभव बनाते हैं। दोनों ही जगहें एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, लेकिन दोनों हमें एक ही बहुत बड़ा सबक देती हैं कि जीवन बहुत ही लचीला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, प्रकृति हमेशा संतुलन का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।